Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are all right, and today we are going to start up with the next chapter which is our environment lesson number 15. ठीक है, so इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अभी वीडियो में. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओजोन. सो बिफोर दैट हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी कर लिया है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. उसको भी आप ज़रूर देख लेना. उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रिएक्शंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं तो उसका भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा. क्वेश्चन है व्हाट इज ओजोन, नेम द केमिकल्स दैट डैमेज द ओजोन लेयर. सो हमें वो केमिकल्स बताने हैं जो कि ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं, प्लस ओजोन लेयर होती क्या है. सो ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. बेसिकली आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ओजोन को हम लिखते हैं O3 की फॉर्म में. O3 मतलब कि 3 एटम्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन के, ठीक है, विच इज O3. दिस इज ओजोन. ओके, ozone is a molecule formed by 3 atoms of oxygen. Ozone is a gas present in the outer atmosphere which protects us from the UV radiation. So ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन क्या होती है. ठीक है, सो आप दोनों पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. सो ओजोन क्या है, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से बनती है, प्लस यहाँ पर हमारी ये एक ऐसी गैस है, याद रखना गैस है, जो कि हमारे आउटर एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेडिएशंस. और यूवी रेडिएशंस कहाँ से आते हैं, सन से. ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मीन CFCs. CFCs क्या हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारी ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं. ओजोन लेयर में होल क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज केमिकल्स. ठीक है, सो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. जल्दी से नोट करो सभी इस क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है. ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट क्वेश्चन का. ओके ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग you have been selected to talk on ozone layer and its protection in the school assembly on environment day. ठीक है, ये आपको एक तरह से केस दे रखा है जहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लिया गया है ओजोन लेयर और उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर आपको अपनी स्कूल असेंबली में बोलना है, और किस दिन पे, एनवायरनमेंट डे पे. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड ओजोन लेयर इज बी प्रोटेक्टेड टू सेव द एनवायरनमेंट. ओजोन लेयर में ऐसा क्या है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें कि हमारी इन्वायरमेंट सेव हो जाए. ठीक है, और सेकंड क्या है, लिस्ट एनी 2 वेज दैट यू वुड स्ट्रेस इन योर टॉक टू ब्रिंग इन अवेयरनेस अमंगस्ट योर फेलो फ्रेंड्स दैट वुड आल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एज वेल एज एनवायरमेंट. तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या है, आपसे पूछा गया है कि ओजोन लेयर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. कहा गया है कि ओजोन लेयर ऐसा क्या करती है जिसको प्रोटेक्ट करना इतना इम्पॉर्टेंट है. साथ ही अगर इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना, इस लेयर को प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है, तो आप ऐसे 2 मेजर्स बताओ जिसकी हेल्प से हम प्रोटेक्ट कर सके अपनी ओजोन लेयर को. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि भाई ओजोन लेयर इम्पॉर्टेंट इसीलिए है, हमारी इन्वायरमेंट को इस तरीके से प्रोटेक्ट करती है क्योंकि ओजोन लेयर हमारी अर्थ की एक तरह से शील्डिंग कर देती है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ दी सन. एंड सेकेंड क्वेश्चन है कंडक्टिंग पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन हाईलाइटिंग इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, कंडक्टिंग स्ट्रीट प्लेस हाईलाइटिंग द वेज ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन. सो ये पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड है जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो ओजोन लेयर, मतलब अपने एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग में जो आपके फेलो फ्रेंड्स हैं उनमें भी अवेयरनेस लाने के लिए. ठीक है, पोस्टर्स बना सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो ओजोन लेयर डिप्लीशन के इफ़ेक्ट्स को, कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उनको हाईलाइट कर सकते हो. बेसिकली जब वो यूवी रेडिएशंस आएंगे हमारी अर्थ पे, इतना ज़्यादा, मतलब जो रेडिएशन है दैट कैन इवन कॉज स्किन कैंसर, बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमन्स के लिए, एनिमल्स के लिए, एज वेल एज फॉर प्लांट्स. लिस्ट 2 नेचुरल इकोसिस्टम्स आपको बताने हैं. सो आप सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे.
ओके, सो हमारा क्वेश्चन है कि दो नेचुरल इकोसिस्टम्स बताओ। सो नेचुरल इकोसिस्टम्स यानी कि जो हमारे नेचर ने प्रोवाइड करे हैं, है ना। सो सिंपल सी बात है, नेचुरल इकोसिस्टम में आप फॉरेस्ट डाल सकते हो, लेक, पॉन्ड, रिवर, इनमें से कोई भी 2-3 जितने भी पूछे वो आप डाल सकते हो नेचुरल इकोसिस्टम में, ठीक है। अगर आपसे आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड इकोसिस्टम पूछ लिया जाए तो क्या आंसर डालोगे, जल्दी से बता दो चार्ट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ। अगर आपसे मैन मेड इकोसिस्टम पूछा जाए तो गिव रीजन टू जस्टिफाई दी फॉलोइंग। The existence of decomposers is essential in a biosphere. सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है फूड चेन में दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल। सो आप में से जिन बच्चों ने वो इस वाले चैप्टर की वीडियो देख रखी है उनको अच्छे से क्लियर होगा कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहता है, और ये चीज़ भी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। डीकम्पोजर्स की जो एग्जिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे प्लैनेट पे, बायोस्फीयर में, क्योंकि अगर डीकम्पोजर्स नहीं होंगे तो जितना भी, जैसे जो चीज़ हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो उनके लिए तो उनका फूड है ना। सो एग्जिस्टेंस ऑफ डीकम्पोजर्स, अभी हमने चैप्टर 1 किया है, वहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा तो बार बार डीकम्पोजिशन निकल रहा है। क्या है ये डीकम्पोजर? सो जो एक्सिस्टेंस है डीकम्पोजर की दैट इज़ एसेंशियल इन अ बायोस्फीयर बिकॉज दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, देखो बेसिकली अगर हम मान लो फोटोसिंथेसिस में बात करें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको कन्वर्ट करा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब डीकम्पोजर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वापस से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे जो एज अ वेस्ट मटेरियल थे हमारे लिए, ठीक है। बाद में जो यूज़ किया वो किया, बाकी जो वेस्ट है उनको उन्होंने यूज़ कर लिया डीकम्पोजर्स ने। सो वापस से हमें मिल गया ना इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब वापस जब इनऑर्गेनिक मटेरियल मिल गया तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हुआ। That can be absorbed by the plants. The decomposers replenish the soil naturally and helps in removing the biodegradable waste. So जो भी biodegradable waste है हम कहते हैं ना कि भाई ये नेचुरली ही डिग्रेड हो जाएगा, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ज़्यादा हार्मफुल नहीं है नेचर के लिए। बिकॉज ऑफ दिस डीकम्पोजर्स की वजह से ही ऐसा होता है। डीकम्पोजर्स नहीं होते सो वो भी ब्रेक डाउन नहीं हो पाते वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। सो जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि भाई फ्लो ऑफ एनर्जी होता है दैट इज़ यूनी डायरेक्शनल ऑलवेज, ओके। सो इस बात को प्रूव करने के लिए हमें पता है कि जो फूड चेन होती है वहाँ पर एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर मूव करती रहती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, मान लो हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, प्लांट्स ने बनाया, प्लांट्स ने क्या फ्रूट की फॉर्मेशन करी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फ्रूट की फॉर्मेशन हो गई। अब वो फ्रूट आके मान लो किसी और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ने ले लिया, ठीक है, मान लो किसी इंसेक्ट ने ले लिया वो फ्रूट। अब इंसेक्ट को भी तो, अब जो दूसरे छोटे छोटे इंसेक्ट हैं उनको बड़े बड़े इंसेक्ट्स लेते हैं, खाते हैं, है ना। सो क्या हेट्रोट्रॉफिक लेवल्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब वो और बड़े बड़े जो इंसेक्ट्स हैं उनको मान लो फ्रॉग ले रहा है, फ्रॉग खा रहा है, ठीक है, और कुछ बर्ड्स है। इस तरीके से आपका ट्रॉफिक लेवल चलता जाता है। सो एक फूड चेन में क्या होगा, एनर्जी जो है प्रोग्रेसिवली वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स में मूव करती रहती है। एक ट्रॉफिक लेवल, जैसे प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, उसके बाद ये क्या है, सभी हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। सो ऐसे मूव कर रही है एनर्जी, एंड जो एनर्जी कैप्चर हुई है, जो मान लो कि भाई सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ने जो एनर्जी ले ली, अब वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है।
डज नॉट गो बैक टू दी सोलर इनपुट। अब जो हमारे देखो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ने एनर्जी कहाँ से ली, सोलर एनर्जी ली है, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि भाई ये जो सोलर एनर्जी से इन्होंने फाइनली जो प्रोडक्ट्स बना लिए हैं उसके बाद में वो प्रोडक्ट्स अब सोलर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि फर्स्ट मान लो कि यहाँ से हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं प्लांट्स के पास, तो सेकेंड स्टेज हो गई, ये थर्ड स्टेज है। सो सेकेंड स्टेज अपना वापस नहीं दे सकती फर्स्ट स्टेज को, इसी तरीके से थर्ड स्टेज वापस नहीं दे सकती सेकेंड स्टेज को। हैंस जो एनर्जी का फ्लो होता है दैट इज़ यूनी डायरेक्शनल। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ यू नीड टू डिफाइन एन इकोसिस्टम। Also draw a block diagram to show the flow of energy in ecosystem. So जल्दी से पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपका है ऊपर वाला क्वेश्चन, इसको करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लेंगे सेकंड क्वेश्चन, ओके। हम अब बात आती है इकोसिस्टम की। सो इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट टुगेदर इन अ एरिया विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपके जो है काफ़ी सारी, जैसे सॉइल हो गया, सॉइल हो गई, वाटर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। सो इनके साथ भी जब इंटरेक्शन हो रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज टर्म्ड एज एन इकोसिस्टम, दैट इज टर्म्ड एज एन इकोसिस्टम। और जैसा कि आप सभी को कहा गया था कि ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है, सो काफ़ी सिंपल है। सनलाइट से एनर्जी गई प्रोड्यूसर्स के पास, प्रोड्यूसर्स क्या है, हमारे ग्रीन प्लांट्स यानी कि ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अब ग्रीन प्लांट्स ने जो फूड वगैरह बनाया, अब ग्रीन प्लांट्स को डायरेक्टली हर्बीवोर्स खाते हैं, है ना, हर्बीवोर्स एनर्जी गई कार्निवोर्स के साथ। सो ये क्या हो गया आपका ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ इकोसिस्टम, ओके। सो जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, ओके। सो द क्वेश्चन इज सेइंग कि इकोसिस्टम में 10% जो एनर्जी है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो चैट सेक्शन में, यस, जल्दी बताओ किस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। हीट एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी। किस फॉर्म में, जो मान लो एक ट्रॉफिक लेवल हमने प्रोड्यूसर से हमने हर्बीवोर्स का लिया, ठीक है, किस फॉर्म में गई ये एनर्जी, मैकेनिकली गई है क्या, सॉरी पहले एक फर्स्ट ऑप्शन से लेते हैं, हीट एनर्जी, हीट के फॉर्म में गई है, नहीं, हीट के फॉर्म में जो है ये नहीं जाती, कैंसिल। सेकेंड है केमिकल एनर्जी, देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकली क्या होता है, जब हम कोई मतलब हम फिज़िकली कोई काम करते हैं, सो नहीं, फिज़िकली भी नहीं गई। लाइट एनर्जी से तो हमारी जो है सन से आई हमारी लाइट एनर्जी की फॉर्म में, और उसके बाद लाइट एनर्जी की फॉर्म में नहीं। सो द आंसर इज केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में कैसा होता है। सो दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है। सो हमने देखा है अभी अभी सन से स्टार्ट होता है, सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दी सनलाइट। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम यूवी रे, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड और गामा रेज। सो द आंसर इज यूवी रेज, करेक्ट आंसर इज यूवी रेज। एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। अभी अभी हमने देखा था यूनी डायरेक्शनल क्यों होता है वो भी हमने देख लिया कि भाई जो प्रोड्यूसर्स के पास जो सोलर एनर्जी आ गई है, अब वो वापस थोड़ी ना प्रोड्यूसर्स भेज सकते हैं सन के पास, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। सो इन MCQs को जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, ओके ओके। सो आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो एज यूनी डायरेक्शनल, ओके। फंजाई इन फूड चेन इज एक्ट एज, फंजाई फूड चेन में कैसे एक्ट करती है, फंजाई इन फूड चेन इज एक्टिंग एज प्रोड्यूसर, प्रेडेटर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। देखो प्रोड्यूसर तो होगा नहीं, 100% कह सकते हैं प्रोड्यूसर तो नहीं होगा, नो डाउट्स हियर। अब कंज्यूमर की भी अगर हम देखें तो वो डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में लाई करती है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ब्रेक करती हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज डीकम्पोजर्स। When 1000 joules of energy radiates from the sun
हाउ मच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स। सो हमेशा याद रखना ट्रॉफिक लेवल 1 से ट्रॉफिक लेवल 2 में जब एनर्जी जाएगी सो एनर्जी जाती है ओनली 10%। ठीक है, 10% एनर्जी। सो 10% निकाल लो 1000 का, सो सिंपल, इंटू 1000। सो आ गया क्या आपका 100, यानी कि 100 जूल्स ऑफ एनर्जी क्या है ट्रांसफ़र हो जाएगी ग्रीन प्लांट्स के पास। ठीक है, एक्सपैंड CFC, सिंपल सी बात है भाई, CFC को एक्सपेंड करो, यानी कि फुल फॉर्म लिखो CFC की, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। What do you understand by biological magnification? So इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इन सभी के स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इन सभी MCQs के। ओके, चलिए तो फिर अब जानते हैं आखिर ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन टर्म का मीनिंग क्या है। ओके, The concentration of harmful chemicals increases with every next trophic level in a food chain. हार्मफुल केमिकल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो फूड चेन में इंक्रीज होती रहती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक। कैसे होती है वो भी हम देखेंगे अभी। दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखिए, मान लो हम अगर एग्जांपल ले DDTs का, ठीक है, विच आर DDTs क्या हैं, एक तरह के फर्टिलाइजर जो हम पहले यूज़ करते थे फार्मर्स। ठीक है, अब ये DDT मान लो फ्लो करके गया रिवर्स तक। ठीक है, रिवर्स में क्या रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जू प्लैंक्टॉन्स हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा जो जू प्लैंक्टॉन है, अब कितना मतलब कंसंट्रेशन के टर्म्स में जाए तो काफ़ी कम कंसंट्रेशन में, क्योंकि वाटर ही बहुत कम कंज्यूम करता है तो काफ़ी कम कंसंट्रेशन एक जू प्लैंक्टॉन के अंदर जाती है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे जब फिशेस, फूड चेन की अगर हम बात करें, सो जब फिशेस इन जू प्लैंक्टॉन्स को खाती हैं, सो फिश इतनी बड़ी है, जू प्लैंक्टॉन इतने छोटे छोटे होते हैं जो हमें आसानी से नज़र भी नहीं आते। सो एक जू प्लैंक्टॉन को तो खाएगी नहीं एक मछली, है ना, बहुत सारे जू प्लैंक्टॉन्स को खाएगी। कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक में जितनी थी उसके साथ साथ बहुत सारे आ गए और ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई। अब मान लो कोई ऐसा पक्षी आया, फिश ईटर, मान लो भाई किंगफिशर आया। ठीक है, अब किंगफिशर आके हमारी इस फिश का सेवन कर रहा है, फिश को खा रहा है। अब किंगफिशर अगेन एक फ़िश को नहीं खाएगा, बहुत सारी 3 4 5 जितनी भी खानी है उसको, उसकी मर्ज़ी। ठीक है, तो यहाँ पर अब फिश में जो कॉन्सेंट्रेशन थी इस पर्टिकुलर केमिकल की, अब वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है किंगफिशर तक। अब इसको भी मान लो कोई और हायर बर्ड वगैरह, कोई और हायर एनिमल खा रहा है, सो एक किंगफिशर को नहीं, 2 3 जितने भी खाने हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हो टॉक्सिसिटी जो वाटर तक काफ़ी कम थी, टॉक्सिसिटी का लेवल जो कि यहाँ तक काफ़ी कम था, थोड़ा इंक्रीज़ हुआ फिशेस के केस में, और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर बढ़ रहे हैं। एंड क्योंकि ये टॉक्सिसिटी का लेवल इंक्रीज हो रहा है हर एक नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, दिस इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन, इसको जल्दी से नोट करो। फिर हमारे क्वेश्चन है नेम 1 आर्टिफिशियल एंड 1 नेचुरल इकोसिस्टम। सो अब हम देखते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, तो हमें पता है, हमने पहले भी देखा था क्वेश्चन, फॉरेस्ट, लेक वगैरह लिख सकते हो। सो फॉरेस्ट शुड बी योर आंसर, लेक पॉन्ड्स वगैरह भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट और लेक। ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आप देखो गार्डन है, एक्वेरियम है, ये सभी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। लास्ट क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन ओजोन। अभी हमने देखा था ओजोन O3, यानी कि 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ ओजोन। ठीक है, सो ये तो हमने देख लिया है कितने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, फॉर्म अ फूड चेन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, हॉक, ग्रास, स्नेक एंड फ्रॉग। इन ऑर्गेनिजम्स की आपको फूड चेन बनानी है, काफ़ी सिंपल है। ग्रास क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स हैं, सबसे पहले आएंगे, फिर इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को खाएंगे फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, स्नेक को खाता है हॉक। सिंपल। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। अब हमें डायरेक्शन बतानी है एनर्जी की, सो यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, यूनी डायरेक्शनल वाला।
तो ध्यान रखना, एनर्जी कंज्यूम्ड एट वन ट्रॉफिक लेवल कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक टू दी प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। ये वही चीज़ है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी इस क्वेश्चन में। हमने पहले 2 क्वेश्चन देखे थे, उनको कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया। कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन इन ग्रास लैंड कंप्राइजिंग ऑफ 5 ट्रॉफिक लेवल्स। तो यही आप यहाँ पर लिख सकते हो, ग्रास लैंड में बतानी है, ठीक है। सो चीज़ तो वही है, ग्रास से इंसेक्ट, से फ्रॉग, से स्नेक, से हॉक। ओके, सो ये था आपका चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर भी आपका फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तब तक के लिए इन सभी को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन सभी को नोट कर सकते हो। सो अब हम चलते हैं, देखते हैं अपने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर नंबर 6 को, ठीक है। हमारा एनवायरनमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ओजोन लेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है, ट्रॉफिक लेवल्स कैसे होते हैं, ग्रासलैंड में क्या ट्रॉफिक लेवल है, फूड चेन बनाने को दे सकते हैं, कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, ये सभी पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। इसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि कुछ 1 नंबर के भी हैं, 2 नंबर के भी हैं, 5 मार्क्स तक में पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस क्यों है भाई रेट ऑफ ब्रीदिंग बिटवीन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में। सो अगर आपको याद हो तो हमने क्लास में डिस्कस किया था, क्योंकि देखो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वाटर में रहते हैं और वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में एयर में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसीलिए उनको अपने ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए ब्रीदिंग रेट अपना इंक्रीज़ करना पड़ता है। सो ये सभी मैं क्वेश्चंस बता दूंगी आपको, आप बुक में से नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बताना है, फेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, डायफ्राम और इन सभी को लेबल करना है। कर सकते हो बुक से, ओके। नेम द ऑर्गन दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से 4 सेक्शन में आंसर बता दो। डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। सो ये भी हमने अच्छे से कर रखा है। सो कैसे यूरिन फॉर्म होता है, सो ये आपका 3 मार्क में भी आ सकता है, 5 मार्क में भी आ सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दीज आर योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और ये क्या आपका एंजाइम से भी पूछा जा सकता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से आपसे जितने भी एंजाइम हैं उनको अच्छे से करके जाना। पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या करता है, ट्रिप्सिन का क्या काम है, लाइपेस का क्या काम है। सो लाइपेस नाम से ही पता लग रहा है भाई, एस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है, एस मतलब ब्रेक डाउन। सो कार्बोहाइड्रेट का, अमीनो एसिड्स का, फैट का या ऑल। सो अमीनो एसिड तो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा आपका फैट्स। सो ये क्वेश्चन से आपके लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से। बाकी आपके इस चैप्टर में जितने भी डायग्राम्स हैं, नेफ्रॉन का डायग्राम है, किडनी का डायग्राम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, इन सभी को देख के एक बार ज़रूर जाना, ठीक है। इनकी लेबलिंग्स आपको आनी चाहिए, ड्रॉ करने आने चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बोला जा सकता है भाई डायग्राम बनाओ, ठीक है, और लेबल करो। सो लेबल करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना डायग्राम बनाना होता है। सो ये हो जाता है आपका लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है ना, सो इससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और आपका 5 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से, ठीक है। जैसे प्रोसेस पूछ लिया यूरिन फॉर्मेशन का, डाइजेशन का प्रोसेस पूछ सकते हैं, किस तरीके से फूड डाइजेशन होती है। ट्रांसपोर्ट एम्प्लायर से जो आपका लीफ वाला डायग्राम था, ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में वो वाला पूछा जा सकता है। फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करना पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और थोड़े डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से बन सकते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट वाला चैप्टर तो अपना बहुत ही ईजी था, जब भी हमने कवर कर लिया। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर पे। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को। रेडी हैं सभी? ओके।
सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट इज, देखो ये स्टेटमेंट आपको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसको ठीक कर लेना, थोड़ा करेक्शन कर लेना, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन एनवायरनमेंट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। जल्दी से बताएंगे मुझे सभी, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? सडन एक्शन जब होता है, अपने इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, एकदम एक्शन परफॉर्म कर दिया, सडनली एक्शन हो गया, भाई गर्म चीज़ को टच कर दिया, एकदम हाथ पीछे जाता है, बड़ी तेज़ी से रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन ही बोलते हैं, आंसर ही निकल गया, ठीक है। सो उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, जो मतलब ज़्यादा हमने सोचा नहीं है, इनवॉलंटरीली कर दिया वो काम, टच हुआ और एकदम पीछे गया हाथ, ठीक है, दैट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स। अब ये देखो, सेंसरी न्यूरॉन्स, चलिए होल्ड पे रखते हैं। मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू स्पाइनल कॉर्ड। क्या आप लोगों को लग नहीं रहा है दोनों थोड़ा चेंज कर सकते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है सेंस करने का, यानी कि रिसेप्टर्स जो होंगे, जैसे हम सेंसरी न्यूरॉन्स में क्या आएंगे, हमारे स्किन सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो स्किन है, नोज़ है, आइज़ हैं, टंग है, ये सारी चीज़ें, ईयर, सेंस ऑर्गन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाने का काम है सेंसरी न्यूरॉन्स का। और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है ना, उससे मसल्स, यानी कि उससे रिसेप्टर्स लिख सकते हो, मसल्स लिख सकते हो, इन तक पहुंचाने का काम होता है हमारे मोटर न्यूरॉन्स का। सो आप समझ पा रहे हो कि भाई ये दोनों अपोजिट कर रखे हैं केसेस, इसका यहाँ आना था, इसका यहाँ जाना था, समझ गए? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन ऐसे याद रख सकते हो कि भाई सेंस हम किसी चीज़ को करते हैं, मान लो टच किया, तो टच में यहाँ पे करिए, मेरे क्या है, ये रिसेप्टर्स हैं, ये क्या है, रिसेप्टर है, यहाँ से मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, मैसेज लेकर आएंगे स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स के पास, ओके। लास्ट स्टेटमेंट इज सेइंग द path through which signals are transmitted from a receptor to muscle or gland is known as reflex arc। ठीक है, वो पाथ जहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हुए रिसेप्टर से मसल या फिर ग्लैंड के पास, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, उसको रिफ्लेक्स आर्क ही बोलते हैं। सो योर करेक्ट आंसर विल बी 2 और 3 स्टेटमेंट गलत है, ओके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर 1 and 4, ठीक है। जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स में कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना इन स्टेटमेंट्स का, ओके ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। ये क्या है, अब हमने ब्रेन के पार्ट्स पढ़े हैं, कौन कौन से पार्ट है भाई, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेड्यूला है, पॉन्स है, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उनके पार्ट, उनके फंक्शंस जितने भी हैं वो आप सभी को याद होने चाहिए कि भाई हमारा जो थिंकिंग सेंटर है वो ये है, हंगर सेंटर ये है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पोस्चर और जो हमारी बॉडी को बैलेंस मेंटेन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज सेरिबेलम। कौन मेंटेन करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। ये चीज़ आपके टिप्स पे होनी चाहिए भाई, हमारे ब्रेन का मेडुला वाला पार्ट क्या कर रहा है, पॉन्स क्या कर रहे हैं, ओके मतलब सारे पार्ट्स। सेकेंड क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग जंक्शन ऑफ 2 न्यूरॉन्स इज नोन एज। जल्दी से बता दो, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 2 न्यूरॉन्स के जंक्शन को जल्दी से बताओ। यस, साइनेप्स कहते हैं 2 न्यूरॉन्स के जंक्शंस को, ठीक है, जंक्शन को, ओके। जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को। Now the next question is saying which of the following is responsible for protection of stomach from hydrochloric acid। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्शन करानी है स्टमक की, कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट इज सेइंग म्यूकस, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, पैप्सिन और नॉन ऑफ दीज। सो देखो, जो हमारे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है ना, वहाँ पर प्रेजेंट होता है म्यूकस। सो जब देखो इनर लाइनिंग और म्यूकस दोनों गिवन है ना,
तो म्यूकस को मार्क करोगे. सो द आंसर इज म्यूकस. Which of the following hormone does not प्रमोट प्लांट ग्रोथ? सो ये सभी. ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तो इंक्रीज ही करता है हाइट को. साइटोकाइनिन जैसे सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, तो ओवरऑल ग्रोथ प्रमोट कर रहा है. जिब्रेलिन इंटरनोड इलोंगेशन. इंटरनोड पता है ना, जैसे ये इंटरनोड हो जाते हैं, हमारा नोड है मान लो. सो दिस इज द इंटरनोड. सो इंटरनोड इलोंगेशन को प्रमोट करता है. और एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो कि इनहिबिट करता है ग्रोथ को, वो भी फायदे के लिए ही होता है, सब डिस्कस कर रखा है. सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम. ये बात भी पता होनी चाहिए. कॉर्पस ल्यूटियम अलग चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ तो ब्रेन से रिलेटेड ही नहीं है. कॉर्पस ल्यूटियम. हाइपोथैलेमस तो ब्रेन का पार्ट है और एसोसिएशन न्यूरॉन्स, और कॉर्पस कैलोसम में हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ. सो द करेक्ट आंसर इज कॉर्पस कैलोसम. नोट करेंगे सभी. चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? बॉडी कोऑर्डिनेशन कौन एग्जिबिट करेगा? बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट, मतलब हम ओवरऑल कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, है ना. सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, सारे फंक्शंस कंट्रोल्ड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं. सो अकेला नर्वस सिस्टम इस काम को अकेला परफॉर्म नहीं कर सकता. अकेला एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोनल सिस्टम अकेला परफॉर्म नहीं कर सकता. एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स हार्मोनल सिस्टम. हार्मोनल रेगुलेशन आती है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कि भाई किसी चीज़ की सिक्रीशन मान लो ज़्यादा हो रही है, सो हार्मोन आएगा, वो कहेगा कि भाई थोड़ी इनहिबिट कराओ, इस चीज़ की सिक्रीशन ज़्यादा हो गई, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो अलग चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन में. सो द करेक्ट आंसर इज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम. द ब्रेन इज लॉस्ट इनसाइड द कैविटी ऑफ स्कल नोन एज, जो स्कल की कैविटी के बीच में जो लॉस्ट है, दैट इज द क्रेनियम. ड्यूरामेट, मेडुला और मेनिंजेस. मेनिंजेस तो अलग ही चीज़ है, ड्यूरामेट एक पार्ट होता है, ठीक है. सो ये भी आंसर नहीं है, क्रेनियम ही होगा आंसर. नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है ह्यूमन अडल्ट्स का? सो ये भी हम अभी देखेंगे. पहले इतनी चीज़ को नोट करो जल्दी से. ओके. सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप लिखोगे 120/80 mmHg. सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है. सो सिस्टोलिक प्रेशर मीन्स जहाँ पर जो हमारे हार्ट के जितने भी चैम्बर्स हैं, जैसे वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल है, ऑरिकल है, आर्टीरियोल अलग चीज़ होती है. मान लो हम आर्टरी की बात कर रहे हैं, आर्टरी और ऑरिकल में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है. एट्रियम, वेंट्रिकल, आर्टरी और वेन, ये सभी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? डिफरेंट है. यहाँ पर आर्टरी और वेन ये हमारी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, और ये हार्ट चेम्बर्स होते हैं, ठीक है. और ये ऑरिकल हम एट्रियम को ही बोलते हैं. सो ऑरिकल, आर्टरी, एट्रियम में कंफ्यूज नहीं होना है. वेंट्रिकल और वेन में भी कंफ्यूज नहीं होना है. यूजुअली एक ही वर्ड से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, सो टेंडेंसी है कि कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, लेकिन आपको नहीं होना. ओके. सो जब हमारे एट्रियम है, वेंट्रिकल है, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं, सो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक स्टेज, ठीक है. सिस्टोलिक यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड. और एक होती है हमारी डायस्टोलिक कंडीशन, जहाँ पर ये सभी रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. ये है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक स्टेज. ओके. सो आई होप आप सभी याद रखोगे एट्रियम, वेंट्रिकल. और हाँ गाइस, हार्ट का डायग्राम भी याद होना चाहिए, मतलब लेबलिंग्स पता होनी चाहिए हार्ट के डायग्राम की, प्लस आपको जो है ब्रेन के डायग्राम की लेबलिंग्स पता होनी चाहिए. रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब जो आपको रिफ्लेक्स आर्क आपके बुक में गिवन है ना, वो आपको बनाना आना चाहिए. ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सो विद दिस आपका बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट होता है. एनवायरनमेंट चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी क्लियर हो चुके हैं. और हमेशा याद रखना भाई, हमेशा याद रखना कि डायग्राम से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और बायोलॉजी में तो ज़रूर आते हैं. सो जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम्स हैं वो बिल्कुल मस्ट हैं, आप सभी को पता होने चाहिए. ओके.
So keep revising, take care and thank you.